हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री की क्लासेस और उसमें हम पढ़ेंगे और नई नई चीज़ों को सीखेंगे। तो हिस्ट्री का मतलब होता है अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। कि जब हम अतीत की घटनाओं को एक निश्चित क्रम में पढ़ते हैं तो यह जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को कहा जाता है इतिहास। इतिहास के जो जनक हैं वो हेरोडोटस को माना जाता है, अर्थात उनके जो जनक अर्थात उनके जो पिता है इस सब्जेक्ट के, वो कहा जाता है हेरोडोटस को। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन के एकदम निचले फेज से, कि जब मनुष्य ने स्टार्ट किया था। तो जब मनुष्य इस धरती पर आया तो माना जाता है कि वो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप पर था। किस महाद्वीप पर था? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक। तो अफ्रीका महाद्वीप, फिर उसके बाद वो चल करके कहाँ आया? एशिया महाद्वीप में आया। ठीक, ये है आपका एशिया महाद्वीप। तो जो मनुष्य है वो सबसे पहले किस महाद्वीप पर आया? तो मनुष्य अफ्रीका महाद्वीप पर आया। इसलिए अफ्रीका को कहा जाता है मानव जाति का पालना। पालना का मतलब होता है जिसके अंदर किसी बच्चे का पालन पोषण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पालना। कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले कहाँ रखा जाता है? उसे पालने में। तो मनुष्य ह्यूमन यानी मनुष्य जाति का है, यानी मनुष्य जहाँ पैदा हुआ। ठीक। तो उसको कौन से महाद्वीप को कहा जाता है, संबोधित किया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। कि अफ्रीका महाद्वीप का क्या है? एशिया यानी मानव जाति का पालना है। और उसके बाद जब ये एशिया से वो आए कहाँ पर? सॉरी, अफ्रीका से जब वो आए एशिया महाद्वीप पर, तो जब वो एशिया महाद्वीप पर आए तो यहाँ पर जब मनुष्य रहता था तो वो एकदम आदि मानव की तरह रहता था। आदि मानव का मतलब कुछ पहनने के लिए नहीं है, कुछ ओढ़ने के लिए नहीं है, खाने के लिए कोई चीज़ मतलब कंफर्म नहीं है कि क्या मिलेगा, जो मिलेगा वही खा लेंगे। ठीक। कुत्ता मिला कुत्ता खा लेंगे, बकरी मिली बकरी खा लेंगे, कुछ नहीं मिला तो अपने सदस्यों में से किसी को मार कर खा लेंगे। ऐसी स्थिति थी। तो मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप। और जब वो एशिया महाद्वीप पर आया, एशिया महाद्वीप पर आने के बाद इन्होंने खेती करना प्रारंभ किया, अपने लिए पत्थरों के आवास बनाने प्रारंभ किए और अपने आसपास इन्होंने पालतू जानवरों यानी कुत्ता बकरी वगैरह पालना प्रारंभ किया। तो जब वो यहाँ अफ्रीका से एशिया महाद्वीप पर पहुँचा तब उसके अंदर वो थोड़ा थोड़ा सभ्य होने लगा। सभ्य का मतलब उसके अंदर बिहेवियर आने लगा कि सोसाइटी है तो हमें रहने के लिए, मतलब हमें रहने के लिए घर की भी ज़रूरत होती है। खाने के लिए हमें ग्रेन्स यानी अनाज चाहिए तो उसके लिए हमें खेती करनी पड़ेगी। ठीक। हमारे आसपास हमारी सुरक्षा के लिए कोई पशु होना चाहिए तो कुत्ते वगैरह पाल लिए। तो मतलब धीरे धीरे उनमें सभ्यता आने लगी। ठीक। वो धीरे धीरे समझदार होने लगे। तो मनुष्य सबसे पहले आया कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप पर। इसलिए अफ्रीका को कहा जाता है मानव जाति का पालना। और वो सभ्य कहाँ पर हुआ? उसने सभ्यता कहाँ पर सीखी? उसने एशिया महाद्वीप पर सीखी। इसलिए एशिया महाद्वीप को कहा जाता है मानव सभ्यता का पालना। ठीक। तो मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप, सभ्यता का मानव की सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद जैसे इतिहास के जनक जो हैं हेरोडोटस को माना जाता है। भारत में अगर बात की जाए कि भारत में इतिहास के जनक किसे माना जाता है, तो अलेक्जेंडर जो कनिंघम को भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है। कि भारत में जो इतिहास की नींव रखने वाला व्यक्ति था वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। अब आइए इतिहास को समझते हैं। तो इतिहास को पढ़ने के लिए उसे 3 अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया है। इतिहास का मतलब हम एकदम बहुत पहले से लेकर के अब तक की बातों को पढ़ रहे हैं। कई लाख यानी मनुष्य इस धरती पर आए हुए उसे कई लाख वर्ष हो गया। तो अब क्या कि उस समय से लेकर के अभी तक पढ़ना है तो सब एक ही में पढ़ेंगे तो चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट हो जाएँगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएँगी, यानी कि हम उसे आसानी से समझ नहीं पाएँगे। तो इसलिए इतिहास के 3 खंड हैं, उसे 3 भागों में बाँटा गया है। एक भाग है जिसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक, दूसरा भाग है जिसे कहा जाता है आध्य ऐतिहासिक, तीसरा भाग है जिसे कहा जाता है ऐतिहासिक। ठीक। अब प्रागैतिहासिक क्या है? आध्य ऐतिहासिक क्या है? ऐतिहासिक क्या है? तो प्रागैतिहासिक का मतलब है इतिहास का वह समय जहाँ से ना तो जब मनुष्य लिखना नहीं जानता था, यानी हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक। कि जब मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था, यानी लिखना पढ़ना नहीं जानता था, तो उस समय का जो टाइम पीरियड था
उसको रखा गया है प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक, यानी जब मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था, केवल उस समय के हमें अवशेष मिले हैं। अवशेष का मतलब उस समय कार्बन डेटिंग से हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जो पता चलता है कि यानी कि 20 लाख पुरानी है, 12,000 वर्ष ईसा पूर्व की है। ठीक, हिस्ट्री में एक पीरियड याद रखिएगा, एक होता है ईसवी और एक होता है ईसा पूर्व। ठीक, हिस्ट्री यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको टाइम लाइन को समझने की पहली जानकारी होनी चाहिए। ये हो गया जीरो, और इसके बाद होता है ईस्वी, और इसके बाद होता है ईसा पूर्व। तो आपने जैसे संख्या रेखा पढ़ा होगा कि जीरो के बाद आदमी क्या करता है, एक, दो, तीन ऐसे करके बढ़ता जाता है। और अगर निगेटिव में पीछे जाया जाए तो -1, -2, -3 ऐसे करके ऐसे। ठीक, यानी यहाँ पर 500 है, इसके इधर 600 होगा। तो इधर वाली चीज़ों को कहा जाता है ईसा पूर्व। और ये जीरो क्या है, तो ये जो हम कैलेंडर का प्रयोग करते हैं आज के समय, पूरा जो वर्ल्ड जिस कैलेंडर का प्रयोग करता है वो एक ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ठीक, ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसे चर्च लोगों ने बनाया। ठीक, यानी सॉरी, चर्च कह रहे हैं, ईसाई धर्म वालों ने बनाया। ईसाई धर्म में बनाया गया। तो ये जो जीरो है, ईसा मसीह का जो जन्मदिन है, उनके जन्मदिन को मान लिया गया कि जीरो, कि उसी के बाद ईस्वी की शुरुआत हुई। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तब से उसके बाद का जो समय है उसको ईस्वी में रखा जाता है, और उनके जन्म से पहले का जो समय है उसे ईसा पूर्व कहा जाता है। तो यदि कहा जाए कि किसी व्यक्ति का जन्म 500 ईसा पूर्व में हुआ तथा वो 400 ईसा पूर्व में मर गया, तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगी। ठीक, अगर आप टाइमलाइन नहीं जानते, आप तो सोचेंगे कि अगर व्यक्ति 500 में जन्म लिया है तो उसे मरना तो 550, 600 ऐसे में चाहिए, मगर 400 में कैसे मर सकता है। तो अब देखिए, अब धीरे धीरे आप किधर की ओर बढ़ रहे हैं, आप ईस्वी की ओर बढ़ रहे हैं। तो ईसा पूर्व में जो समय है वो उल्टा चलता है, और ईस्वी के बाद जो समय है वो सीधा चलता है। तो ईसा पूर्व का मतलब कि 500 ईसा पूर्व, फिर उसके बाद अगर एक साल उस व्यक्ति का पूरा हो गया तो 499 में चला जाएगा, फिर एक वर्ष और पूरा हो जाएगा तो 498 में चला जाएगा। तो ईसा पूर्व में जो समय है वो उल्टा चलता है, और ईस्वी में से जो समय है वो सीधा चलता है। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो इधर आते हैं हम लोग। तो कहा गया प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। इतिहास का वह समय जिसमें मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था, हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, तो उस पीरियड को कहा जाता है ऐतिहासिक काल। ठीक, और आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब इतिहास का वह समय जिसमें मनुष्य लिखना पढ़ना तो जानता था, परंतु वो ऐसी भाषा शैली में लिख कर गया है, ऐसे ऐसे चिन्हों का प्रयोग किया है उसने, कि हम आज तक उसे डिकोड नहीं कर पाए, उसे पढ़ ही नहीं पाए। तो वह समय जिसके लिखित साक्ष्य हैं परंतु हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, तो उस पीरियड को रखा गया है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक, और ऐतिहासिक काल का मतलब इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य भी हैं और हम उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको तीनों चीज़ समझ में आ गई होगी। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। इतिहास का वह कालखंड जिसमें कोई लिखित साक्ष्य न मिले हों, प्राग ऐतिहासिक। इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं परंतु उसे हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, डिकोड नहीं कर पाए हैं, तो उसे कहा गया आद्य ऐतिहासिक काल। और इतिहास का वह टाइम पीरियड जिसे हम जिसके लिखित साक्ष्य भी है और हम पढ़ भी सकते हैं, उसे कहा जाएगा आद्य ऐतिहासिक। जैसे कोरोना के बारे में आप अभी खोजेंगे, कोरोना के बारे में आपको लिखित डॉक्यूमेंट सब मिल जाएंगे कि कोरोना कब स्टार्ट हुआ, कौन से स्टेट में कितना फैला, कितने लोग मरे, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो आपने जान लिया कि इतिहास होता है, इतिहास के 3 भाग होते हैं। अब टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड का मतलब कि 1300 ईसा पूर्व से पहले, 1300 ईसा पूर्व, यानी कि सॉरी 1300 कह रहे हैं, 300 ईसा पूर्व से पहले का समय ले लीजिए 20 लाख। 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 3 लाख ईसा पूर्व तक का जो समय है वो प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत आता है। आद्य ऐतिहासिक में 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का टाइम आता है, और 1750 के बाद से लेकर अब तक का जो समय है उसे रखा गया है ऐतिहासिक। ठीक, तो अब एक एक पार्ट को हम पढ़ते जाएंगे। पहले प्राग ऐतिहासिक पढ़ेंगे, फिर आद्य ऐतिहासिक पढ़ेंगे, फिर ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे।
तो आइए समझते हैं किसके बारे में, प्राग ऐतिहासिक के बारे में। तो जो प्राग ऐतिहासिक है वह समय जिसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, तो उस समय उस काल को कहा जाता था पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। पाषाण काल क्या है, यानी वह समय जब मनुष्य पत्थर की चीज़ों का प्रयोग करता था, यानी कि उसके जितने भी ऑब्जेक्ट थे आसपास में उपयोग करने वाली चीज़ें, वो पत्थर का अधिक उपयोग करता था, इसलिए इस टाइम पीरियड को कहा गया पाषाण काल। ठीक, अब पाषाण काल जो है, अब देखिए पाषाण काल हो गया। अब पाषाण काल के बारे में सबसे पहले जानकारी की बात की जाए कि सबसे पहले किसने बताया, तो भारत में सबसे पहले पाषाण काल की जानकारी देने वाले थे 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में बताया कि ये जो यानी हमारे आसपास, यानी उस समय की ये जो सभ्यता है, पाषाणकालीन सभ्यता है, इसकी हमें खोज करनी चाहिए। जानकारी का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति आपको बता रहा है कि ऐसी सभ्यता हो सकती थी, ऐसी सभ्यता है, आप उसका पता लगाइए, तो ये होगी जानकारी के बारे में। तो बताने का मतलब कि इस पाषाण काल के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। अब पाषाण काल जो है वो 3 भागों में विभाजित है। एक होता है पूरा पाषाण काल, उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, उसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। किसी इतिहास में जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ेंगे, जब कोई युग खत्म होने वाला होगा तो उसे कहा जाता है उत्तर। ठीक, जैसे वैदिक काल आएगा तो ऋग वैदिक काल, और जब समाप्त होने वाला होगा तो उत्तर वैदिक काल। गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल। ठीक, तो ऐसे ऐसे उत्तर का मतलब होता है जब कोई पीरियड समाप्त होने वाला होता है, तो इसे नवपाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, और इसे ताम्रपाषाण के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्राग ऐतिहासिक जो है, जिसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, उसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में, पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल के बारे में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन थे, 1863 ईस्वी में बताया था रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया कि ऐसी सभ्यता हो सकती है। और जो पाषाण काल है उसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल पहले देख लें कितना टाइम हुआ। हाँ, अभी टाइम है, हम लोग पढ़ सकते हैं। तो देखना है हमें सबसे पहले पूरा पाषाण काल के बारे में। ठीक, पूरा पाषाण काल जो है 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है, 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है, उसे पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखा जाता है। अब पूरा पाषाण काल आप जानते हैं कि यह मनुष्य का सबसे शुरुआती दौर था, यानी जब मनुष्य आदि मानव था। ठीक, तो इस समय पूरा पाषाण काल में क्या था कि जो मनुष्य था वो पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, उसका भाला वाला बनाता था, और उनका केवल 2-4 काम थे उनके। पहला काम क्या था कि आखेट करना, यानी वो दिन भर घूम घूम कर केवल शिकार करते थे। कहीं हिरन मार दिया, कहीं सूअर मार दिया, कहीं बत्तख खा गए, कुछ भी। ठीक, तो इनका बस यही काम होता था कि दिन भर घूमिए, खाना इकट्ठा कीजिए। ये क्या थे, खाद्य संग्राहक थे। खाद्य संग्राहक का मतलब इनके दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ये केवल खाएंगे और अपने लिए खाना इकट्ठा करके रखेंगे, इनका केवल यही काम था। इनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी इस समय, कि वो लोग कहाँ रहेंगे कोई फिक्स नहीं है, यानी घूमते जा रहे, बरसात आई, कहीं गुफा उफा मिला, जंगल झाड़ी मिला, उसी में घुस गए, बाकी काम खत्म। ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, तो इस समय का जो मानव था वो आखेट करता था, यानी शिकार करता था, खाद्य संग्राहक था, यानी खाना इकट्ठा करके रखता था। और इस समय व्यक्ति जो था, अब देखिए व्यक्ति खाना तो खा रहा है, और फिर उसके बाद मनोरंजन के लिए ये लोग क्या करते थे, खाने के लिए तो ठीक है, मगर मनोरंजन के लिए ये लोग चित्रकारी करते थे। अब जैसे हम लोगों की चित्रकारी करनी हो तो हमारे पास ब्रश है, कलर है, पेपर है, हम उस पर आराम से पेंटिंग वगैरह बनाएंगे, ड्राइंग वगैरह बनाएंगे। ठीक, मगर इनके टाइम पेपर वगैरह कुछ नहीं था, तो ये लोग क्या करते थे, या तो मनोरंजन के लिए मिट्टी पर ही कुछ ऐसी आकृतियाँ बना रहे हैं। ठीक,
कि मिट्टी की दीवारें हैं, उस पर ऐसे-ऐसे कि एक व्यक्ति है, ऐसे कुछ पकड़ा हुआ है और किसी के पीछे भाग रहा है। तो ऐसे-ऐसे करके और जानवर दिखाना होता था तो ऐसे-ऐसे, ऐसे करके वो दिखाते थे। तो जैसे ये हो गया कि ठीक है, कि मिट्टी पर बना दिए कभी-कभी, और अधिकांशतः वो धूप से बचने के लिए कहाँ रहते होंगे? उस समय जो गुफ़ाएँ होती थी, उन गुफ़ाओं में वो रहते थे दिन के समय, ताकि वो धूप से बच सकें। और गुफ़ाओं में जब वो खाली बैठते थे, तो अब वो पत्थरों से गुफ़ाओं की दीवालों पर ऐसे चित्र बनाया करते थे। यानी उसे खुरेद-खुरेद कर उसके ऊपर क्या करते थे, चित्रकारी करते थे। तो पहली बात, खाना के लिए शिकार करते थे, मनोरंजन के लिए उनके पास ये ड्राइंग वाला काम था। तो इनकी ये जो गुफ़ा चित्र है, ठीक? इस प्रकार का जो चित्र होता है जो गुफ़ाओं में बनाया जाता है, उसे कहते हैं गुफ़ा चित्र, ठीक? तो वो भीमबेटका में स्थित एक गुफ़ा है, भीमबेटका में उपस्थित एक गुफ़ा है जहाँ पर गुफ़ा चित्र मिला है, वो भी किस टाइम का? पूरा पाषाण काल के टाइम का, ठीक? तो आई होप आपने इस चीज़ को समझा होगा। और इस समय की सबसे विशेष बात क्या थी कि इस समय इन लोगों ने आग की खोज कर ली। मगर केवल आग की खोज की थी, इनको ये पता था कि इस तरह करने से आग जल जाती है। मगर इसका यूज़ क्या करना है, कैसे इसका उपयोग करना है, ये सब इनको बिल्कुल नहीं आता था। तो पूरा पाषाण काल की 3 विशेषता, पहली बात कि ये व्यक्ति शिकार करते थे, खाद्य संग्राहक थे, मनोरंजन के लिए गुफ़ाओं में चित्र बनाते थे, ठीक? और उसके बाद भीमबेटका में उपस्थित है, भीमबेटका में एक गुफ़ा है, ठीक? भीमबेटका की गुफ़ा है जहाँ पर उस टाइम यानी पूरा पाषाण काल के टाइम के गुफ़ा चित्र पाए गए हैं। और इस समय की विशेष खोज जो थी वो आग थी, कि इन्होंने आग की खोज कर ली थी, मगर उसका कैसे उपयोग करना है उसको उन्होंने समझा मध्य पाषाण काल में, ठीक? तो आई होप आपको पूरा पाषाण काल समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल के बारे में सबसे पहले बताया था कार्ल लाइन ने 1867 ईस्वी में। कार्ल लाइन ने बताया कि कुछ पाषाण का मध्य पाषाण काल जैसी कोई चीज़ है, वो मतलब एक टाइम पीरियड ऐसा है, ठीक? तो मध्य पाषाण काल के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? 1867 ईस्वी में कार्ल लाइन ने। और 12,000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जो चला वो है मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, तीनों में सबसे जो छोटा पीरियड है वो मध्य पाषाण काल का है। क्योंकि देखिए 12,000 से 10,000, ठीक? यानी केवल 2,000 वर्ष चला। और ये देखिए 20 लाख से कितना, 12,000 ईसा पूर्व, यानी लगभग 20 ही लाख मान लीजिए, 20 नहीं तो 19 लाख मान लीजिए। इतना बहुत, तो सबसे बड़ा टाइम पीरियड ये है, सबसे छोटा टाइम पीरियड ये है, केवल 2000 ईसा पूर्व का, यानी 2000 वर्षों का है। तो अब इसकी बात की जाए कि इस काल की विशेषता क्या है, तो इस समय जो थे, आपको पता है कि इसमें उन्होंने आग की खोज कर ली थी। तो दूसरी बात, इसमें उन्होंने क्या सीखा होगा? इसमें उन्होंने सीख लिया आग का उपयोग करना। वो समझ गए कि हाँ, इसका प्रयोग किया जा सकता है अपने बॉडी को गर्म रखने के लिए। बरसात वगैरह हो गई, ठंडी वगैरह हो गई, तो हम अपने बॉडी को गर्म करने के लिए आग जला सकते हैं, और रोशनी के लिए जला सकते हैं। फिर उसके बाद कोई अगर मांस वगैरह हो तो उसे भून भून कर खाने के लिए जला सकते हैं। तो ऐसे-ऐसे उनको यूज़ पता चला। और इस समय मनुष्य ने क्या किया कि इस समय का जो उनके जो हथियार होते थे, जो पूरा पाषाण काल में वो कोई एक पत्थर पा जाते थे, उसे थोड़ा बहुत इधर-उधर से छील-उल के एक बड़ा-सा भाला जैसा बना लेते थे। वो मोटा होता था, भारी होता था। आप जानते हैं भारी ऑब्जेक्ट को दूर तक फेंकना है, तो नहीं हो पाएगा। तो इस समय मध्य पाषाण में उन्होंने क्या किया कि छोटे-छोटे हथियारों का उपयोग करना शुरू कर दिया। इसलिए छोटी चीज़ों को क्या कहा जाता है? माइक्रो, ठीक? और पत्थर को कहा जाता है लिथ। तो इस समय का जो टाइम पीरियड है मध्य पाषाण काल का, उसको कहा जाता है माइक्रोलिथ, यानी छोटे औजारों का उपयोग। तो इस समय के जो व्यक्ति थे उन्होंने आग का उपयोग सीख लिया, माइक्रोलिथ यानी छोटे औजारों का प्रयोग सीख लिया। और सबसे विशेष बात ये थी कि इस समय व्यक्ति ने सीख लिया था अंत्योष्ठि कार्यक्रम। अंत्योष्ठि का मतलब होता है कि व्यक्ति को दफनाने की प्रक्रिया। इससे पहले व्यक्ति कोई मर जाता था, कबीले में महक रहा है तो इधर-उधर फेंक दिए, या तो खुद उठकर कहीं और जाकर रहने लगे।
अब इसमें उन्होंने क्या सीख लिया, अंत्योष्टि कार्यक्रम, यानी मनुष्य को दफनाना सीख गए कि कोई व्यक्ति मरता है तो गड्ढा खोद करके व्यक्ति को दफनाया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हुई है? यह प्रक्रिया स्टार्ट हुई है मध्य पाषाण काल से। कश्मीर में एक जगह है, ठीक, बुर्जहोम, वहाँ पर उस समय के गर्ता आवास पाए गए हैं, यानी गड्ढे पाए गए हैं, जिसमें से मनुष्य को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं कि हाँ, कश्मीर के बुर्जहोम में इसी टाइम पीरियड के समय के जो कुछ कंकाल मिले हैं, जो ये बताते हैं कि उस समय अंत्योष्टि कार्यक्रम क्या हो चुका था, प्रारंभ हो चुका था। ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नवपाषाण काल के बारे में थोड़ा, नवपाषाण काल जो है वो लास्ट पीरियड है, इसलिए उसमें थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इन दोनों की अपेक्षा। तो इसे हम कल पढ़ेंगे, कल समझेंगे नवपाषाण काल को। ठीक। तो आज के लिए केवल इतना ही। आई होप कि आज जो चीज़ें समझाई गई हैं वो आपको अच्छे समझ में आई हो। अगर जो चीज़ न समझ में आई हो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक, इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।